Welcome to Study IQ. I am Amit Varidi Kilor. Taiwan remembers Subhash Chandra Bose. Why is Taiwan remembering our nationalist leader? ताइवान का और सुभाष चंद्र बोस का क्या रिलेशन है? Well, let's find out and actually discuss one of the most amazing theories of the life of the Subhash Chandra Bose. हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट में बहुत बड़े बड़े टॉल लीडर्स हुए हैं. देयर मस्ट बी, अगर आप कहेंगे मतलब मान भी लेते हैं कि गांधी जी वॉज द टॉलेस्ट लीडर, बट नॉन नेगोशिएबली एंड अनडाउटेबली सुभाष चंद्र बोस वॉज वन ऑफ द मोस्ट मिथिकल लीडर्स. उनका जो ऑरा है हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट में मिथ के लेवल पर, लेजेंड के लेवल पर है. एब्सोल्युटली. इनकी जो मृत्यु हुई थी उसके जो वो समय था, वो जो टाइम था, उसके जो इवेंट्स हैं उनके ऊपर बड़ी सारी सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं. देयर आर वेरी थॉट्स अबाउट इट कि वो हुआ था नहीं हुआ था, वहां से सुभाष चंद्र बोस जी बच गए थे, उनको जैपनीज ने मरवाया या उनको ब्रिटिशर्स ने बेसिकली असैसिनेट करवाया था. देयर आर लॉट ऑफ थ्योरीज. अभी हम इनके जो अंत के जो 2 या 3 दिन थे वो डिस्कस करते हैं एंड देन विल ट्राई टू फिगर आउट कि बेसिकली ताइवान उन सब में कहां पर फिगर होता है. व्हाट इज द रिलेशनशिप विद ताइवान. जितने भी इंडिपेंडेंस लीडर हैं हमारे, उसमें सुभाष चंद्र बोस जी का एक्चुअली में ताइवान के साथ एक स्पेशल कनेक्शन है. द रीजन इज दैट एक तो उन्होंने उस आइलैंड को कई बार विजिट किया था, बट ही इवेंचुअली डाइड इन ताइवान. सुभाष चंद्र बोस की जो अंतिम कंफर्म्ड साइटिंग है, अगर ऐसा कहा जा सके तो, बेसिकली जब उनका जहाज ताइवान से उड़ रहा था तो वो उसी एयरपोर्ट पर क्रैश हुआ था, ताइवान के एयरपोर्ट पर. सो ही डाइड इन ताइवान एंड दैट इज व्हाई it is so important in the history of Subhash Chandra Bose, Taiwan. When he boarded the Japanese submarine in Indian Ocean in April 1943, he first transferred to Indonesia और फिर उसके बाद उन्होंने ताइवान में फ्लाइट ली थी. तो वो पहली बार मई 14 को 1943 को ताइवान में लैंड किए थे एंड फाइनली 18 अगस्त 1945 सुभाष चंद्र बोस जी की जिस दिन मृत्यु हुई, दैट वाज इन दी ताइवान. अब पूरी कहानी को समझते हैं कि बेसिकली क्या था. याद रखिए कुछ 2-3 इवेंट आपको पता होने चाहिए. 1945 वर्ल्ड वॉर 2 भी एंड हो रही है, राइट. 6 अगस्त और 9 अगस्त को बेसिकली हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर एटम बॉम्ब गिरा दिया गया है एंड 11 अगस्त को जापान ने सरेंडर कर दिया है. एंड जापान का रिलेशन देखें तो जापान वॉज ट्राइंग टू हेल्प सुभाष चंद्र बोस जी एंड इंडियन नेशनल आर्मी अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. यानी कि एक अलाय थे सुभाष चंद्र बोस जी के जापान. एंड जापान वर्ल्ड वॉर 2 में सरेंडर कर चुके हैं. जापान हु इज फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी का जो सबसे बड़ा सपोर्टर है, उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 में सरेंडर किया है 11 अगस्त को. और एक हफ्ते के बाद बेसिकली 18 अगस्त को नेताजी का देहांत होता है. लेट्स सी, फिगर आउट करते हैं इस बात को क्या बात था. Japanese Taiwan was the period of Taiwan and Penghu Island under Japanese rule between 1895 to 1945. 1895 से 1945 तक जो ताइवान है और इसके साइड में ही नेबरिंग एक 90 आइलैंड्स का आर्किपेलेज जो है, जिसको पेंगू आइलैंड कहते हैं, ये दोनों के दोनों जापान के कंट्रोल में थे. अगस्त में नेताजी की मृत्यु होती है ताइवान के अंदर और सितंबर में बेसिकली जो ताइवान है उसको चाइना कंट्रोल कर लेता है. ठीक है, उससे पहले ये जापानीज था, क्योंकि जापान ने सरेंडर कर दिया तो जितनी भी कॉलोनीज थी वो जिनके पास पुरानी थी उनके पास चली गई थी. तो इट टुक आफ्टर 1 मंथ. तो ये बात ध्यान रखेंगे. तो ताइवान उस समय जापान के अंडर हुआ करता था जब नेताजी की मृत्यु होती है वहां पर. लेट्स डिस्कस क्या होता है. ये एक जस्ट गिविंग यू एन आइडिया. जापान का पूरा कॉलोनियल एम्पायर, कोरिया इन्होंने 1910 में कब्जा लिया था, मांचू को 1931 में, ये 1875 में, बॉन आइलैंड, वोल्केनो आइलैंड, ये डेट्स लिखी हुई हैं जब जब उन्होंने मतलब इनको कंट्रोल में लिया था, ये 1920s में. और यहां पर अगर हम देखें ताइवान, जिसको पहले फॉर्मोसा कहा जाता था, फॉर्मोसा 1895 में जापान की एक कॉलोनी बन गई थी, क्योंकि जापान 1905 में रशिया को हराकर एक दूसरी कॉलोनियल पावर बन गया था. इट वाज द फर्स्ट एशियन कॉलोनियल पावर. इंडीड इस बात को प्राउडली फील किया जा सकता था कि अगर एशियन शक्ति भी कॉलोनियल पावर बन सकती है तो मतलब कि यूरोपियन कोई सुप्रीम नहीं है. यूरोपियन की सुप्रीमेसी को चैलेंज किया था सबसे पहले जापान ने कॉलोनियल पावर बन के. नेवरदलेस जो इंडियन नेशनलिस्ट लीडर सुभाष चंद्र बोस है, उनकी जो मृत्यु हुई थी वो 18 अगस्त 1945 को हुई थी 3rd डिग्री बर्न्स की वजह से. बेसिकली वो क्रैश से बच गए थे, फिर उनको हॉस्पिटल ले जाया गया. विल डिस्कस दिस अभी बात करते हैं. आफ्टर द ओवरलोडेड बॉम्बर इन विच ही वाज बीइंग ट्रांसपोर्टेड बाय द जापानीज क्रैश्ड इन द ताइहोकू, जापानीज ताइवान. जापानीज ताइवान में जो ताइहोकू यानी कि आज अब इसको ताइपी कहते हैं, वहां पर क्रैश हो गया था. अब पूरा स्टार्ट से देखते हैं. ठीक है, क्या हुआ.
जापान हैड जस्ट अ फ्यू डेज बिफोर इट्स सोल्जर लेट डाउन इट्स आर्म। ठीक है, अब इंटरेस्टिंगली अब हम आपको ले चलते हैं 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर एटॉमिक बम पड़ा है। 11 अगस्त को बेसिकली जापान ने सरेंडर कर दिया है पोट्सडेम डिक्लेरेशन के तहत। अनकंडीशनल सरेंडर है, सारी की सारी वॉर हर जगह से रोक दी जाएगी। ठीक है, इस गिवन टाइम पर सुभाष चंद्र बोस जी उस समय है बैंकॉक में, याद रखिए। ठीक है, बैंकॉक पे। अब जापान अगर सरेंडर कर देता है बेसिकली, तो इसका मतलब यह है कि अब ब्रिटिशर्स कैन कैप्चर सुभाष चंद्र बोस, क्योंकि जापानीज अब लड़ाई नहीं करेंगे। और इंडियन नेशनल आर्मी को कौन हेल्प कर रहा है? जापानीज हेल्प कर रहे हैं। तो अब जापानीज लड़ाई नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने सरेंडर कर दिया पोट्सडेम डिक्लेरेशन के। हेंस सुभाष चंद्र बोस जी को एडवाइस किया जाता है कि दे शुड गो समवेयर, या तो जापान चले जाए या बेसिकली रशिया में असाइलम ले लिया जाए। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, प्राइम मिनिस्टर ऑफ द प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ द फ्री इंडिया एंड द चीफ ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी हैड अदर प्लान्स। हिज मिशन टू फ्री इंडिया ऑफ ब्रिटिश रूल रिमेन टू बी अकम्प्लिश्ड। वर्ल्ड वॉर 2 में उन्होंने जापान की सहायता इसलिए ली थी क्योंकि जापान ब्रिटेन के अगेंस्ट लड़ रहा था। तो ऐसा माना जाता था कि इंडियन नेशनल आर्मी के साथ मिलकर जापान ब्रिटेन को हरा देगा, एंड देन दिस प्रोविजनल गवर्नमेंट जो कि बाहर जो सुभाष चंद्र बोस जी लीड करते थे, विल टेक ओवर द इंडिया। फर्स्ट 2 वीक ऑफ द अगस्त के जो इवेंट थे वो बहुत तेजी से फैल रहे थे, विद द ब्रिटिश थ्रेटनिंग टू इन्वेड मलेशिया एंड विद डेली अमेरिकन एरियल बॉम्बिंग। बोस प्रेजेंस इन सिंगापुर बिकेम रिस्कियर बाय द डे। हिज चीफ स्टाफ JR भोंसले सजेस्टेड दैट ही प्रिपेयर टू लीव द सिंगापुर। यहां पर देखिए सिंगापुर से, तो सबसे पहले अब स्टार्ट करते हैं, वो सिंगापुर से जाते हैं बैंकॉक। ठीक है, अभी मैंने जो बताया पिछला 16 तारीख को बैंकॉक के पास है। हम उससे पहले हफ्ते में बात करें तो सिंगापुर थे। ऑन 3 अगस्त 1945 बोस रिसीव्ड अ केबल फ्रॉम जनरल इसोडा एडवाइजिंग हिम टू अर्जेंटली इवैक्यूएट टू साइगॉन इन द जापानीज कंट्रोल्ड फ्रेंच इंडो चाइना वियतनाम। ऑन 10 अगस्त बोस लर्नड at the time, finally on 16th August, being informed unconditional surrender, Bose decided to leave for Saigon। तो देखिए सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर में है अगस्त के स्टार्टिंग में, वो बैंकॉक जाते हैं, बैंकॉक से हो ची मिन सिटी जाते हैं और यहां पर ताइवान में जो एक सिटी है ताइपी, वहां पर जाते हैं। ठीक है, उनका उद्देश्य था कि उसके आगे, अगेन इट इज सराउंडेड इन द मिस्ट्री कि वो जापान जा रहे थे या बेसिकली रशिया जा रहे थे, इस बात के बारे में क्लैरिटी नहीं है। परंतु जो ये ब्लू, दिस वाज दी, ये जो आप ब्लू में एयर वेव्स देख सकते हैं, दिस वाज द लास्ट जर्नी। जो आगे थी उसके बाद कंटिन्यू नहीं हो पाई थी क्योंकि यहां पे उनका प्लेन क्रैश हो जाता है। साइगांव एयरपोर्ट पर जब वो पहुंचते हैं, ये रहा साइगांव। ठीक है, वियतनाम में साइगांव है, साइगॉन। ठीक है, यहां से सिंगापुर से बैंकॉक गए हैं, बैंकॉक से वो साइगॉन गए हैं क्योंकि आशंका लग रही थी कि बॉम्बिंग होती रहेगी। साइगॉन से उनको निकलना है ताइपी की तरफ, याद रखिए। ठीक है, साइगॉन एयरपोर्ट पे एक K-21 हैवी बॉम्बर, दिस वाज द प्लेन, दिस इज द लिटरल प्लेन, मतलब ये उसी प्लेन की फोटो है, कुछ दूसरे मतलब उसके जैसे प्लेन की फोटो नहीं। ये प्लेन क्रैश हुआ था सुभाष चंद्र बोस जी के साथ। मित्सुबिशी K-121 हैवी बॉम्बर, इसका कोड नेम सैली था, वाज वेटिंग फॉर द बोस एंड हिज पार्टी। इन एडिशन टू द बोस, द इंडियन नेशनल आर्मी ग्रुप कंप्राइज्ड कर्नल हबीबुर रहमान, जो कि उनके सेक्रेटरी थे, S.A. अय्यर मेंबर ऑफ हिज कैबिनेट, एंड मेजर आबिद हसन। क्या हुआ देखिए, अब सरलता से समझने से, बैंकॉक से साइगॉन जाना है, जापानीज अब सुभाष चंद्र बोस जी को इवैक्यूएट कराने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन उनके साथ 2-3 और लोग भी हैं और उनके साथ कुछ बड़ा सारा सा सामान भी है ताकि वो जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है उसको कंटिन्यू कर सके बाहर से। जब वो साइगॉन पहुंचते हैं तो उनको सिर्फ एक ही प्लेन मिलता है, ये वाला, ये जो प्लेन है। इस प्लेन में जनरली 3 से 4 या 5 लोग ही रखे जा सकते हैं। ठीक है, छोटा प्लेन है, 2 इंजन प्लेन था, सिर्फ 4 या 5 लोग ही उड़ सकते थे। लेकिन जो हमारे सुभाष चंद्र बोस जी हैं उनके साथ थोड़े से 4-5 लोग और हैं। समटाइम बिटवीन नून and 2 p.m. the twin engine plane took off with 12 to 13 people aboard and a crew of 3 or 4, a group of Japanese army and air force officer। सुभाष चंद्र बोस जी के साथ और उसके साथ साथ जो कर्नल हबीबुर रहमान है, इनके साथ बेसिकली 12 से 13 लोग इस प्लेन में उड़ना स्टार्ट करते हैं साइगॉन से। ठीक है, बैंकॉक से साइगॉन पहुंचे तो 2 प्लेन्स में पहुंचे हैं एंड देयर आर एटलीस्ट 7 to 8 पीपल। साइगॉन में जाते हैं तो एक ही प्लेन मिलता है इनको, दिस वन। इसी प्लेन में जितने भी लोग हैं 12 से 13 लोग और कुछ को छोड़ दिया जाता है, दे स्टार्ट फ्लाइटिंग। द टीम टुक ऑफ फ्रॉम साइगॉन इन 2 planes accompanied by some Japanese officer। Netaji left with 2 small and 2 large suitcases containing the valuables। Team reached Saigon at 8 to 9 a.m. What was unexpected was the Japanese in the Saigon could not provide a separate plane for the Indian National Army।
अलाइड पावर्स ने उनको इंस्ट्रक्ट किया हुआ था नॉट टू फ्लाई एनी प्लेन विदाउट एनी परमिशन, तो ज़्यादा प्लेन बेसिकली नहीं हो पाए, अरेंज नहीं हो पाए। देयर वाज वन प्लेन वेटिंग एट द एरोड्रोम टू फ्लाई टू टोक्यो विद 11 ऑलरेडी ऑन बोर्ड। तो ये जो प्लेन था इसमें 11 लोग पहले से ही थे। सुभाष चंद्र बोस जी बेसिकली इस बात पर परेशान हो गए क्योंकि उनके साथ और थे। जैपनीज ने फाइनली बोला कि आप किसी एक को और ले जा सकते हैं, थोड़ा सा सिक्योरिटी के इशू से, तो उन्होंने चुना था कर्नल हबीबुर रहमान को कि ठीक है मैं इनके साथ जाऊंगा। तो टोटल 13 लोग, ही चूज हबीबुर रहमान टू विच द जैपनीज अग्रीड। तो टोटल 13 लोग इस प्लेन से उड़ते हैं साइगोन से, साइगोन जो कि इस समय वियतनाम में है, उड़ते हैं यहां से, ठीक है। एक स्टॉप यहां पे आएगा, ठीक है। द पायलट डिसाइडेड टू मेक एन अनशेड्यूल्ड स्टॉप इन टूरेन, ठीक है, नाउ डा नांग इन दी वियतनाम, ठीक है। यहां पर एक और डानांग, जिसको अब इसका नाम पड़ गया है, यहां पर एक अनशेड्यूल्ड स्टॉप, जब उड़े थे तो बेसिकली थोड़ा अंधेरा हो गया तो वहां पर रुकना नहीं था, लेकिन वो वहां पर रुक जाते हैं, ठीक है। द पैसेंजर स्टेड ओवरनाइट एट अ होटल एंड द क्रू वरीड द प्लेन वाज ओवरलोडेड। उन्होंने 500 पाउंड का इक्विपमेंट हटा दिया, ऑल्सो रिफ्यूल्ड द प्लेन। पायलट ने देखा कि एक तो क्रू बहुत ज्यादा है और सुभाष चंद्र बोस जी के साथ कुछ सामान भी थे, काफी सारा सामान था, तो उन्होंने उसके अंदर से जो मशीन गन्स थे, कुछ और बारूद या असला हथियार जो भी उस प्लेन में लगे हुए थे, बिकॉज इट वॉज अ बॉम्बर प्लेन, वो सबका सब हटा दिया। सुबह द ग्रुप फ्लू आउट अगेन, दिस टाइम ईस्ट टू टाइकू फॉर्मासा, बेसिकली ताइपी ताइवान। अब ये यहां पर पहुंच जाते हैं साइगोन से उड़कर, ये वाला प्लेन साइगोन से उड़ के डानंग में एक बार स्टॉप आता है, पूरी रात को डानंग में रुकते हैं एंड देन दे फ्लाई टू दी टाइपे। अब वो यहां पर टाइपी पहुंच चुके हैं। टाइपी जब पहुंच जाते हैं, यहां पर 2 घंटे का स्टॉप था, प्लेन को रिफ्यूल किया गया, पैसेंजर्स ने लंच किया गया। चीफ पायलट एंड ग्राउंड इंजीनियर सीम्ड कंसर्न्ड अबाउट द पोर्ट साइड इंजन। पोर्ट साइड मतलब कि राइट हैंड साइड वाला जो इंजन होता है, उसको दे वर वरीड अबाउट इट कि भाई इसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है, परंतु फिर भी थोड़ी सी चेकिंग वेकिंग करने के बाद चले। वंस द पैसेंजर वन ऑन बोर्ड द इंजन वाज टेस्टेड बाय रिपीटेडली थ्रॉटलिंग अप एंड डाउन, कंसर्न्स एलेड, द प्लेन फाइनली टुक ऑफ इन डिफरेंट अकाउंट्स। कुछ लोग कहते हैं कि 2 बजे उड़ा था, कुछ लोग कहते हैं 2:30 बजे के करीब, 2 से 2:30 बजे के बीच में प्लेन उड़ता है। प्लेन जैसे ही उड़ता है, सिर्फ लिटरली 20 या 30 मीटर ऊपर जाते ही, just as the bomber was leaving the standard path, the plane swung wildly to the right and plummeted, crashing, breaking into the two and exploding into the flames. Inside, the chief pilot, co-pilot and General Shidia were instantly killed. तो जो आगे वाले हिस्से में बैठे हुए थे वो immediately instantly kill हो गए, 3 लोग। रहमान वो स्टंट, वो बेहोश हो गए थे। सुभाष चंद्र बोस कॉन्शियस थे, फैटली हर्ट नहीं थे, परंतु उनके ऊपर गैसोलीन गिर गई थी। अब उन्होंने पीछे से बाहर निकलने की कोशिश की, बट पीछे से पूरा का पूरा रास्ता ब्लॉक था, बीच में से जहाज में आग लगी हुई है एंड सुभाष चंद्र बोस इज सोक्ड इनटू गैसोलीन। देयर इज ओनली वन वे टू गो आउट ऑफ थ्रू दैट फायर। रहमान केम टू, ही एंड बोस अटेम्प्टेड टू लीव द रियर डोर बट फाउंड इट ब्लॉक्ड बाय द लगेज। दे डिसाइडेड टू रन थ्रू द फ्लेम्स एंड एग्जिट फ्रॉम द फ्रंट। ग्राउंड स्टाफ जो कि एकदम देखकर भागा, क्योंकि इमीडिएटली उड़ते ही 20 मीटर पे ही क्रैश हो गया था प्लेन। ग्राउंड स्टाफ भागा एंड दे सॉ दैट 2 people staggering towards them, one of whom had become a human torch. The human torch turned out to be Bose, whose gasoline-soaked clothes had instantly ignited. सुभाष चंद्र बोस जी की क्योंकि गैसोलीन पूरा का पूरा पड़ गया था, जैसे ही उन्होंने निकलने की कोशिश की, it immediately caught fire. सुभाष चंद्र बोस को 3rd डिग्री बर्न्स हुए थे। इमीडिएटली उनको इस हॉस्पिटल में लेके आया गया, नानमोन मिलिट्री हॉस्पिटल। एक एम्बुलेंस था, रश्ड बोस एंड अदर पैसेंजर्स टू दी नानमोन मिलिट्री हॉस्पिटल साउथ ऑफ टाइपी। अब इसको टाइपी कहते हैं, टाइहोकू को। द मिलिट्री हॉस्पिटल वेयर बोस स्पेंट हिज लास्ट मोमेंट्स इज टुडे द टाइपी म्युनिसिपल हीपिंग हॉस्पिटल। आज भी एग्जिस्ट करता है, उस समय एक छोटा सा क्लिनिक के तौर पर हुआ करता था, अब एक बड़ा सिविल हॉस्पिटल है। इन स्पाइट ऑफ द ट्रीटमेंट बोस वेंट इनटू अ कोमा एंड ही डाइड अ फ्यू आवर्स लेटर बिटवीन 9 and 10 PM। कहने का मतलब यह है, अगर हम पूरी कहानी समझे, सिंगापुर और बैंकॉक, उस समय जो सुभाष चंद्र बोस जी थे, अगस्त के अंत के वीक्स में बेसिकली मलेशिया में हुआ करते थे। लेकिन अगस्त के 1st वीक में और 1st और 2nd वीक में जब जापान के ऊपर एटॉमिक बम गिराए गए, तो जापान ने 2 दिन के बाद सरेंडर कर दिया। इस सरेंडर करने के बाद बेसिकली अब जापानीज फोर्सेस तो लड़ ही नहीं सकती, दे वर द वन हु वर प्रोटेक्टिंग एंड हेल्पिंग इंडियन नेशनल आर्मी। तब उस समय प्लान बनाया गया जापानीज के द्वारा कि सुभाष चंद्र बोस जी को मतलब निकाला जाए जिन भी जगह से हैं, क्योंकि अब ये इसके ऊपर उनको पकड़ा जा सकता है। इस तरीके से वो सिंगापुर से बैंकॉक गए और बैंकॉक से साइगोन गए। अब यहाँ पर साइगोन में ये प्रॉब्लम हो गई कि उनको 2 प्लेन की जरूरत थी, परंतु एक ही प्लेन दिया गया। वो प्लेन ओवर क्राउडेड था और हैवी था। किसी भी तरीके से फिर भी अपने जो भी इंजीनियर्स थे चेक करने के बाद उड़े,
एंड देन दे मूव टू दिस नाडंग, एंड यहाँ पर रात को एक शेड्यूल है, वो रुकते हैं रात को होटल में, एंड देन दे गो टू दी ताइपी। ताइपी में 2 घंटे रुके थे रिफ्यूलिंग के लिए, एंड वंस दिस प्लेन स्टार्ट्स, इमीडिएटली वो उड़ते ही क्रैश हो जाता है। उसमें सुभाष चंद्र बोस जी को 3rd डिग्री बर्न्स आते हैं। इमीडिएटली एक पास में एक मिलिट्री हॉस्पिटल है, वहाँ पर लेके जाया जाता है। 2 से ढाई बजे के करीब प्लेन उड़ा है, उसी समय क्रैश हो गया है, एंड शाम को उसी समय 8 घंटे के बाद 9 से 10 बजे के बीच में सुभाष चंद्र बोस जी की मृत्यु हो जाती है। नेताजी वॉज क्रीमेटेड ऑन August 20 एट टाइहोकू। यहीं पर बेसिकली फिर उनको क्रीमेट भी किया गया था। विद कम्युनिकेशन इन शैम्बल्स अमिड्स अटर कंफ्यूजन इन द रैंक्स एंड द फाइल ऑफ द जापानीज, द लोकल अथॉरिटीज अवॉइडेड टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिकॉर्डिंग और डिक्लेयरिंग द डेथ ऑफ अ लीडर ऑफ अ फॉरेन फ्रेंडली नेशन। इट इज बिलीव्ड दैट दे चेंज द नेम ऑन द डेथ सर्टिफिकेट टू द इचिरो ओकुरा। जापान ने अभी अभी सरेंडर किया था। एक ट्रिमेंडस लेवल की कंफ्यूजन चल रही थी पूरे के पूरे देश में, ठीक है। जो जैपनीज एम्परर थे उन्होंने रेडियो पे डिक्लेयर किया था कि हमने बेसिकली मान लिया है पोट्सडम डिक्लेरेशन, बट दे डिड नॉट यूज द वर्ड सरेंडर। उन्होंने डिक्लेरेशन में ये बोला कि हमने पोट्सडम डिक्लेरेशन को मान लिया है। लॉट ऑफ पीपल इन जैपनीज डिडंट नो व्हाट वाज हैपनिंग एट दैट टाइम। जो जैपनीज ऑक्यूपाइड टेरिटरीज थी वहां पर उनको अभी तक पता भी नहीं चला था कि बेसिकली जैपनीज सरेंडर हो चुका है। देयर वाज अ कंफ्यूजन, केओस था, कम्युनिकेशन बड़ा मिसिंग था। उस समय जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था, दे डिड नॉट वांटेड टू टेक द रिस्क। क्यों? क्योंकि दे वर फ्रेंडली टुवर्ड्स दैट, मतलब इंडिया की तरफ फ्रेंडली थे जापान उस समय देखा जाए तो। उन्होंने बेसिकली सुभाष चंद्र बोस जी के डेथ सर्टिफिकेट पर लिख दिया इचिरो ओकुरा। बोस बॉडी वॉज क्रीमेटेड इन दी ताइहोकू क्रीमेटोरियम 2 days लेटर। 20 अगस्त को शाम को, रात को 10 बजे 18 अगस्त को इनकी मृत्यु होती है। 23 अगस्त को फाइनली जाकर जैपनीज न्यूज़ एजेंसी के द्वारा बोस की और जो इनके साथ जो जैपनीज आर्मी के वो थे कमांडर शिडिया, उनकी मृत्यु को डिक्लेयर किया जाता है। 7 सितंबर को जैपनीज ऑफिसर जिसका नाम है तात्सुओ हायाशिडा, बोस की जो एशेज हैं दे कैरीड टू द टोक्यो, क्योंकि उनका जो दाह संस्कार है वो बेसिकली ताइपी में हुआ था। एंड फॉलोइंग मॉर्निंग दे वर हैंडेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ द टोक्यो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग रामामूर्ति। वहीं पर एक मेमोरियल सर्विस की गई, एंड देन लेटर ऑन इट वाज गिवन टू द प्रीस्ट ऑफ द रेनकोजी टेम्पल ऑफ द निचिरेन बुद्धिज्म इन टोक्यो। और सुभाष चंद्र बोस की जो एशेज हैं वो आज तक वहीं पर टोक्यो में है। इंडीड जो वो प्लेन क्रैश हुआ था, उस प्लेन क्रैश में जो सुभाष चंद्र बोस जी का सामान वमान था वो बेसिकली बाद में कलेक्ट किया गया। ऑल ऑफ दैट वाज टेकन टू द टोक्यो एंड इट इज स्टिल देयर ओनली। सुभाष चंद्र बोस जी की जो एशेज है वो भी अभी टोक्यो में है। ये जैपनीज अखबार है डिक्लेयरिंग द डेथ ऑफ द सुभाष चंद्र बोस, एंड बेसिकली जो ये इनके साथ एक जैपनीज लीडर आर्मी के कमांडर थे शिडिया। ये बात नहीं थी, इसके बाद बेसिकली देयर वर सेवरल कॉन्स्पिरेसी थ्योरी रिलेटेड टू सुभाष चंद्र बोस। कुछ लोग मानते हैं कि जैपनीज ने ही बेसिकली ये किया था। क्यों? क्योंकि अब जैपनीज के द्वारा ही इस चीज़ को सैबोटाइज किया गया था। कुछ लोग मानते हैं कि असैसिनेशन अटेम्प्ट था जो कि अलाइड फोर्सेज यानी ब्रिटिशर्स के द्वारा कराया गया था, क्योंकि उस समय में ब्रिटिशर्स के सबसे बड़े एनिमी बन चुके थे। सम पीपल ऑल्सो देन लेटर ऑन से, मतलब कई लोगों के आएगी आई विटनेसेस अकाउंट की उन्होंने देखा है नेताजी को कहीं पर, कई साइटिंग्स भी हुई हैं, लॉट ऑफ बहुत सारी सी चीजें। अगेन दिस इज वाई द मिथ, क्योंकि पहले भी इनके ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट हुए थे कई बार। पहले भी इनकी डेथ की न्यूज आई थी विच वॉज लेटर प्रूव्ड फॉल्स। खुद इंडिया के जो नेशनल लीडर्स थे, गांधी जी भी स्वयं बोले कि यार अभी तो मतलब देयर इज अ पॉसिबिलिटी, अब इसको गारंटी से नहीं किया जा सकता, विच एक्चुअली हेल्प्ड इन प्रमोटिंग दिस कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। नेवरदलेस दिस वाज इट। सो बेसिकली आपको समझ में आया कि जो लास्ट डेज थे सुभाष चंद्र बोस जी के, उन दिनों में क्या हुआ था और कैसे वो फाइनली ताइवान से बस उड़ के जापान जा रहे थे या रशिया जा रहे थे। दैट वाज द होल प्लान कि रशिया में असाइलम लिया जाए, फिर कंटिन्यू किया जाए या फिर जापान में रहा जाए। तो दैट वाज लेटर ऑन फिगर्ड आउट, वो आगे नहीं हो पाया। एंड दिस myth became a legend, and because it happened in Taiwan does regular memorials and remembers Subhash Chandra Bose. To know such more interesting facets of the history, this is the Telegram group. Also you can join me on the social media. हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग चैप्टर्स जो कि हिस्ट्री की किताबों में नहीं है परंतु इतिहास के कहीं छुपे हुए पन्नों में हैं, आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। I'll see you in the next class.